वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कैश बुक। कैश बुक का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल कैश बुक से रिलेटेड छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई है, ठीक है। मैं कल का पूरा लेक्चर वन लाइन में फ्रेम करके 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करा रहा हूँ। कैश बुक क्यों बनाई जाती है? ताकि कैश का हिसाब इंस्टेंट रख सके। अगर कैश बुक नहीं बनाते तो पहले कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने पड़ते जर्नल में, और फिर उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे लेजर में कैश का अकाउंट बनाना पड़ता, तब जाके कैश का बैलेंस निकलता। और कैश ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ी सी भी नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हमें जो कैश का बैलेंस है वो इंस्टेंट चाहिए। इसलिए हमने कहा कि डबल मेहनत मत कराओ, इन डबल मेहनत को ख़त्म करो और एक सिंगल क्या बना लेंगे, कैश बुक, जो दोनों काम करेगी। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का भी काम करेगी और एट द एंड ऑफ द डे उसका बैलेंस पता करने का भी काम करेगी। इट मीन्स ये तय हो गया कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो अब कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे, पहली बात। और कैश बुक बन गई तो फिर अकाउंट का बैलेंस भी अपने आप निकल जाएगा, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी बात यहाँ तक तय है। फिर हमने सीखा था कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। मैंने कहा था बड़ा ही सिंपल है। क्या करो, एक पीस ऑफ पेपर लो, उसको हाफ में फोल्ड करो, बीच में एक लाइन आएगी, एक साइड आएगा रिसीट साइड, एक साइड आएगा पेमेंट साइड, बस सिंपल। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्लियर है? ओके। अब जब पैसा आए तो कब आया, किससे आया, कितना आया। जब पैसा जाए कब गया, किसको गया, कितना गया। डन। सिंपल था ये, बहुत सिंपल रिकॉर्डिंग है। इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये पैसा है, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आता है। आया कि गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सिंपल। डन। अब फिर हमने बात करी कैश बुक की कैटेगरीज कि कैश बुक कितनी तरीके की होती है। 3 तरीके की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम अमाउंट का एक ही कॉलम होता है कैश का। डबल कॉलम सर अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। अब वो 2 कॉलम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कोई से भी हो सकते हैं। हो सकता है डिस्काउंट और कैश का कॉलम हो सकता है डिस्काउंट और बैंक का कॉलम हो, या फिर सबका फेवरेट कैश और बैंक का कॉलम हो, है ना। जनरल इक्वेशन कैश और बैंक के कॉलम में आते थे। डन। आपके 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक तक ही आता था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया था। इसीलिए आप कैश बुक को कैश और बैंक के नाम से जानते हो। फिर एक और थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें तीनों कॉलम आ जाएंगे, डिस्काउंट भी आएगा, कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। डन। फिर अगली बात हुई थी कि सर बैलेंस कैसे निकलता है, कि यार ये रिसीट वाली साइड है, टोटल कर दो टोटल रिसीट, ये पेमेंट वाली साइड है, टोटल कर दो टोटल पेमेंट्स, और दोनों का नेट ले लो, रिसीट कितनी हुई और पेमेंट कितना हुआ। मान लो कि कैश में आपके पास रिसीट हुआ है 1,20,000 और आपने पेमेंट कर दिया है 1,10,000, तो बैलेंस कितना निकलेगा, 10,000। और ये बैलेंस इस साइड कम पड़ रहा है तो इधर लिखेंगे अपन 10,000, ताकि टोटल बराबर हो जाए 1,20,000 और 1,20,000। डन। सिंपल है बैलेंस निकालना। फिर अपन ने बैंक की बात करी, सेम एज इट इज़ बैंक में भी निकलेगा, रिसीट का टोटल, पेमेंट का टोटल। लेकिन बैंक में एक खासियत है, आप अच्छे से सुनना। बैंक में एक खासियत है कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कैश का बैलेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपने रिसीव कम किया हो, पेमेंट ज़्यादा किया हो, पॉसिबल ही कहाँ है, पैसा कहाँ से आया एक्स्ट्रा वाला। लेकिन बैंक में तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने रिसीव किया हो 120 पर पेमेंट कर दिया हो 150। सर एक्स्ट्रा पेमेंट कहाँ से हुआ, बैंक वालों ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने 30,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए, तो आपका बैलेंस कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 और टोटल क्या हो जाएगा, बराबर। फिर अपन ने करी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यार कैश और बैंक का तो बैलेंस निकलता है, लेकिन डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता। डिस्काउंट का बैलेंस दोनों में से किसी भी साइड नहीं निकलेगा। डिस्काउंट का सिर्फ क्या हो जाएगा, टोटल। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्काउंट क्या है, अलग अलग है। ये रिसीट के टाइम पे दिया हुआ डिस्काउंट है, पैसे रिसीव करेंगे तो हमें देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड है। और ये पेमेंट पे करते टाइम हमें डिस्काउंट मिला है, ये कौन है, डिस्काउंट रिसीव। तो दोनों अलग अलग अकाउंट है। 2 अकाउंट का आप सिंगल बैलेंस नहीं निकाल सकते, इसलिए इनका टोटल करके छोड़ देते हैं।
यहाँ तक की बात हुई थी, डन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे। स्पेशल बातों में इसमें सिर्फ 2 टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने हैं, एक है कॉन्ट्रा एंट्री और सेकंड है आपका चेक इन हैंड। कॉन्ट्रा एंट्री और चेक इन हैंड। कॉन्ट्रा एंट्री को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कॉन्ट्रा एंट्री में अपन LF के कॉलम में क्या लिख देते हैं, C। ऐसा क्यों लिखते हैं? LF का कॉलम मतलब लेजर फोलियो, है ना। अब मैं लेजर फोलियो पे आऊँ उससे पहले मैं औपचारिकता के तौर पे सारे कॉलम बता देता हूँ। डेट, बट ऑब्वियस, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस। पर्टिकुलर्स क्या होता है? रेफरेंस, कि पैसा आया तो कहाँ से आया, क्यों आया, है ना। डिस्काउंट, सॉरी, वाउचर नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, या फिर मैं कहूँ डॉक्यूमेंट नंबर। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, बात कर लिया अपन ने ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की इस क्लास में, नहीं करिए, नहीं करिए। अकाउंटिंग में होता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? कि अकाउंटिंग क्या एक आधार होना चाहिए, एक बेसिस होना चाहिए। हवा में अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। हवा में अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए मतलब तुम्हारी मर्जी पड़े जो एंट्री तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एंट्री का कोई बेसिस, या फिर मैं यूँ कहूँ क्लियर शब्दों में, हर एंट्री का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जिसके लिए आप उस एंट्री को प्रूव कर सको। कल को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कि 15 लाख की इनकम, 10 लाख का खर्चा, 5 लाख का प्रॉफिट, मोदी जी कह रहे हैं ला प्रूफ कर। कैसे? तो आप अपनी 15 लाख की इनकम को प्रूफ करोगे कि इनकम कहाँ से आई, कब कब आई, कैसे कैसे आई। तो कैसे सर, ये तो सेल है, जब भी मैंने सेल कराया कस्टमर को बिल बना के दिया, ये रहा सेल का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और जब जब मैंने परचेज किया तब किसी और ने मुझे बिल बना के दिया, ये रहा उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसी तरीके से जब मैं उधार में सेल करता हूँ और सामने वाला मुझे पैसे देने आता है, तो आप सोचो मेरे और जसकीरत में रेगुलर डीलिंग होती है। जब जब इसको माल चाहिए होता है ऑर्डर लिखवा देता है, मैं माल भिजवा देता हूँ, बिल बना के भेज देता हूँ, और जब जब इसके पास कैश कलेक्ट हो जाता है ये मेरे पास पैसे भिजवा देता है। तो दोनों के पास प्रूफ होना चाहिए ना, इसने कब कब मुझे कितना कितना पैसा दिया। तो जब जब ये मुझे पैसा देता है तो मैं इसको रिसीट बना के देता हूँ, रिसीट विद थैंक्स, दिस मच अमाउंट फ्रॉम जसकीरत सिंह, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक पेपर इसको देता हूँ और कार्बन कॉपी मैं रख लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि इस डेट पे इतना अमाउंट इस बंदे से मुझे रिसीव हुआ है। तो वो जो रिसीट नंबर है वो यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर। समझ में आया? हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट अलग अलग कैटेगरी का होता है। सेल के लिए सेल इनवॉइस होगा, परचेज के लिए परचेज इनवॉइस होगा। सेल अगर कैश में होगी तो उसको बोलते हैं अपन कैश मेमो, है ना। रिसीट के लिए अगर मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ तो रिसीट नंबर होगा। जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैंने फाड़ के दी होगी तो मेरा रिसीट नंबर होगा। जब मैं किसी और को पेमेंट कर रहा हूँ तो उसने मुझे रिसीट बना के दी होगी तो उसका रिसीट का नंबर होगा। तो मतलब हर चीज़ के लिए कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट का नंबर मुझे यहाँ पे लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट लेजर फुल, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। लेजर को तो जानते ही हो आप, एक पूरी किताब बनेगी जिसमें ईच एंड एवरी चीज़ के अकाउंट बनेंगे। उस लेजर का फोलियो मतलब पेज नंबर, कि आप अगर यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे पैसे रिसीव हुए, क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स सेल करे, तो आप एंट्री करोगे पैसा आया तो डेबिट, और यहाँ पे लिख दोगे टू सेल्स, कितना आया 10,000। तो सर हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, ये एक तो लिख दिया आपने डेबिट साइड। अब आप लेजर में कहाँ जाओगे, सेल के अकाउंट, याद है ना आपको, सेल का अकाउंट बनाओगे तो कैश बुक में अगर डेबिट साइड लिखा है तो सेल में कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय कैश। तो यार यहाँ पे उसका पेज नंबर डलेगा कि ये वाली एंट्री का सेकंड इफेक्ट लेजर की बुक में कौन से पेज नंबर पे है वो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा, ताकि कभी चेकिंग हुई और मुझे चेक करना हो कि इस एंट्री के 2 इफेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मैं फटाफट उस पेज नंबर पे जाके चेक कर लूँ। मेरे को घास के बोरे में से सुई ना उठानी पड़े, मेरे पास हर चीज़ का क्रॉस रेफरेंस नंबर हो। इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो का नंबर लिखते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या तो आप कैश बुक बनाते हो या लेजर बनाते हो। अब सिर्फ कैश बुक बना रहे हो, लेजर बना ही नहीं रहे हो, तो लेजर का पेज नंबर कहाँ से लाओगे। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री, सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होते हैं, किसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री? आइदर कैश बैंक में जमा कराना या बैंक से विड्रॉ करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर मैं कैश बैंक में जमा करा रहा हूँ तो मेरे पास से कैश तो गया पर बैंक में पैसा आया,
तो बैंक में पैसा आया, आया तो डेबिट, बैंक के कॉलम में लिखूंगा, और गया कहाँ से, कैश से, गया तो क्रेडिट, तो कैश के कॉलम में जाना लिखूंगा। अब ये ऐसी एंट्री हो गई जिसके दोनों इफेक्ट कहाँ हो गए, कैश बुक में। इसका कोई दूसरा इफेक्ट लेजर में तो गया ही नहीं, इसलिए इसके लेजर फोलियो में अपन डिनोट करने के लिए क्या लिख देते हैं, कैश। कि भाई साहब ये एक ऐसी एंट्री है जिसका सेकंड इफेक्ट भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी कैश बुक में मिल जाएगा। डेट देखो और सामने वाली साइड में उसी डेट में सेम अमाउंट में एंट्री ढूंढ लो। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक अपन कल पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको ये सी लिखने का इंपॉर्टेंस समझाया था कि सी सिर्फ किसने लिखते हैं, ये रेफरेंस देने के लिए कि इस एंट्री का सेकंड इफेक्ट भी कहाँ पे है, कैश बुक में। इसलिए आपने बोला था सी फॉर कॉन्ट्रा, और मैंने बताया था सी फॉर कॉन्ट्रा नहीं, सी फॉर कैश बुक, है ना। डन, यहाँ तक सीख लिया अपन ने, ओके। अब अपन सीखते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट कैसे होती है कैश बुक में, वन बाय वन। एक लॉजिक, एक ट्रिक। पहले लॉजिक, कॉन्ट्रा एंट्री दो तरीके की होती है। एक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मैंने कैश बैंक में जमा करा दिया, क्या गया क्या आया, सर कैश गया और बैंक में पैसा आया, आया तो डेबिट, तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा, मान लो 15 तारीख है आज, 15 जनवरी 22, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपये जमा कराया मैंने बैंक के कॉलम में, है ना। बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, बैंक में आया तो डेबिट, बैंक के कॉलम में 20,000, और कहाँ से आया सर, कैश जमा कराया है तो टू कैश। डन, यहाँ पे लिख देंगे सी फॉर कैश बुक। अब अगले में गया क्या आपके पास से, कैश, पैसा गया तो क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कैश के कॉलम में 20,000, वही 15 जनवरी 22 बाय बैंक अकाउंट 20,000, और यहाँ पे भी सी फॉर कैश बुक। क्लियर आया समझ में? मतलब आपने सिंपल ये देखा कहाँ से आया कहाँ से गया, जहाँ आया वो डेबिट, जहाँ से गया वो क्रेडिट। क्लियर। अब सेकेंड वाली, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया और आपके पास पैसा आया, कैश आया, आया तो डेबिट, अब क्या आया, कैश। मान लो आपने 50,000 विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे तो लिखोगे 50,000 कैश में आया। कहाँ से आया सर, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट 20 जनवरी 22, कैश में आया, कहाँ से गया, बैंक से, तो बैंक के कॉलम में जाना, रिकॉर्ड करेंगे 50,000 20 जनवरी 22 बाय कैश अकाउंट, कि कहाँ गया सर, बैंक में से पैसा कैश में गया। यहाँ पे भी सी फॉर कैश बुक। डन। आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इतना दिमाग मत लगाओ। एग्जाम प्रेशर में ये सारी बातें एक साथ सोचने में हो सकता है किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाए, हो सकता है, आपको नहीं होती, बहुत बढ़िया बात है। हम इसका दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। क्या ट्रिक अपनाते हैं कि जब भी कॉन्ट्रा एंट्री की बात आए, आप अपने माइंड में क्या फ्रेम कर लो, जर्नल एंट्री फ्रेम कर लो। कि अगर हम कहें कि बेटा मैंने कैश डिपॉजिट कराया, तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, डिपॉजिट कराया बैंक में। वेरी गुड, एंट्री होनी चाहिए सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। डन। ये एंट्री सबको समझ में आई क्या? सिंपल है ना। कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया तो पैसा कहाँ आया, बैंक में, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब ये एंट्री फ्रेम करना मेरे को आसान लगता है, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि कौन से कॉलम में लिखूँ और क्या लिखूँ, कौन से कॉलम में लिखूँ और क्या लिखूँ। मल्टीपल टाइम सोचना पड़ता है, हाँ यार यहाँ पे कौन से कॉलम में आएगा या फिर यहाँ क्या आएगा। तो मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ, एंट्री फ्रेम कर लूँ, और एक बार एंट्री फ्रेम हो गई तो फिर तो काम ही खत्म। एंट्री में टू के साथ क्या आया, कैश। टू वाला कॉलम कौन सा है, ये ना, यहाँ लिख दिया मैंने टू कैश। और अगर यहाँ कैश लिखा है तो फिर कैश के कॉलम में नहीं लिख सकता, फिर मैं क्या लिखूँगा, बैंक के कॉलम में, है ना। और अगर यहाँ कैश लिखा है तो फिर यहाँ क्या लिखूँगा, बैंक, और बैंक लिखा है तो किसके कॉलम में लिखूँगा, कैश के कॉलम में। सिंपल। मैंने तो माइंड में एंट्री फ्रेम कर ली। एंट्री क्या होनी चाहिए, पैसा कहाँ गया है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और अब इस टू को पकड़ के पूरी एंट्री खींच डालूंगा, वाइस वर्सा वाइस वर्सा। टू कैश बैंक के कॉलम में, यहाँ कैश यहाँ बैंक, बैंक तो कैश के कॉलम में। सिंपल। सिंपल है कि नहीं है? दिमाग कम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग कम लगाओगे तो बड़ी चीज़ों में लगाने में काम आएगा, नहीं तो ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा।
हम थक जाते हैं ना, सच कह रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले बड़ी सी चॉकलेट खा के जाना, ताकि शुगर लेवल अपना अच्छा रहे, सोच हमारा दिमाग चलता रहे, ठीक है। अब अगली एंट्री कौन सी? सर बैंक से पैसा निकलवाने की एंट्री। अब बैंक से अगर मैं पैसा निकलवा रहा हूँ तो याशिका है ना, एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। पैसा कहाँ आया? कैश में आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू वाली साइड टू बैंक। बैंक लिखा है तो कैश के कॉलम में, यहाँ बैंक है तो यहाँ कैश, कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में। संपला, सोचना ही नहीं पड़ा, ख़त्म बात है कि नहीं? सिंपल, सी लगाना नहीं भूल, है ना। ओके, काउंटर एंट्री खत्म। कितना पीस ऑफ केक लगा हुआ था, सिंपल उठा के खा लो तुम, खत्म, सोचना ही नहीं पड़ा, गलती होने के चांसेस ही नहीं। टू क्या आएगा वो देख लो, वाइस वर्सा। काउंटर एंट्री हो गई आपकी। अब अगला चलते हैं। अगला है मेरे हिसाब से, मैं ये मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो बड़ा सारा आता है, पर मुझे लगता है कि आपके लेवल पे समझाने लायक सिर्फ दो चीज़ें होती है, काउंटर एंट्री और एक चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्या भला होती है, ये अपन ने जर्नल एंट्री में भी सीखा था, वापस से समझा देता हूँ। चेक इन हैंड मतलब जब मैं किसी से चेक रिसीव करूँ और उसको बैंक में जमा ना कराऊँ तो वो चेक मेरे हाथ में ही रह गया, तो उसको बोलते हैं अपन चेक इन हैंड। इसके लिए अपन ने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी थी वो मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर मैंने किसी को चेक इशू किया, मुझे किसी को पेमेंट देना था, मैंने चेक बना के दे दिया और उसने बैंक में नहीं लगाया, तो उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं। तू बैंक में लगा कि मत लगा, मैंने तो आज ही बैंक में एंट्री पास करके मेरा बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि मुझे मेरा बैलेंस कम करना ज़रूरी था, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने एक चेक ऑलरेडी किसी को दे रखा है, अब मेरे पास अवेलेबल बैलेंस इतना ही है। पूरी कहानी सुनाई थी मैंने कि मान लो मेरे पास 50,000 है, मैंने योगेश को 40,000 का चेक दे दिया। योगेश बोल के गया, सर आप तो चेक दे रहे हो, कल बैंक बंद है और मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तो 10 दिन तक ये चेक लगा ही नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि जो चेक मैंने 40,000 का दिया है वो 10 दिन तक नहीं लगेगा, मतलब बैंक में तो 50,000 है तो 50,000 ही रहेंगे अगले 10 दिन तक। मेरे पास प्रथम आया, प्रथम कह रहा है कि सर 20,000 रुपये मेरे। अब मेरे को पता है कि अगर योगेश के पास 40,000 का चेक लगेगा नहीं तो मेरे पास तो 50,000 पड़े हैं बैंक में, मैंने 20,000 का चेक और दे दिया। प्रथम से सबर हो ही नहीं रहा, प्रथम ने 20,000 का चेक तो क्लियर करवा लिया, अब मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 30,000। योगेश बाद में आएगा, चेक क्लियर करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा, ये तो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, मेरा और चेक और बाउंस, बहुत बड़ी बात हो गई ये तो, है कि नहीं? तो फिर हमने तो क्या तरीका अपनाया, सर जैसे ही पेमेंट करो, आप बैंक में कितने भी पैसे हो, आप अपनी बुक्स में पैसा क्या कर दो, कम कर दो, ताकि अब जब प्रथम आए तो हमारी बुक्स में अवेलेबल बैलेंस कितना दिखे? 10,000। तो मैं क्या कहूँगा, प्रथम 20 तो नहीं दे सकता, 10 दे सकता हूँ, या फिर 10 चेक से दूंगा और 10 कैश में दूंगा। क्लियर है? इसलिए जब हम चेक देते हैं, इशू करते हैं, अब वो चेक लगाए कि ना लगाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बैंक में एंट्री पास कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख दूंगा बाय योगेश 40,000 बैंक के कॉलम में, ये समझ में आया। लेकिन जब हम चेक रिसीव करते हैं, अब चेक रिसीव करके मैंने उसको इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया, तो मैं वापस से एंट्री पास कर दूंगा। मान लो मनन से चेक रिसीव किया तो मैं पैसा आया तो डेबिट में यहाँ लिख दूंगा टू मनन अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा बैंक के कॉलम में। अब फिर आप कहोगे सर अभी तो चेक डिपॉजिट करा है, क्लियर होने में तो 3 दिन लगते हैं, तो फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था, बेटा हाँ क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है 3 ही दिन लगते हैं, 1, 2, 3 और 7 कितने भी लग सकते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? कि आपने जो चेक दिया वो अगर सेम बैंक का है तो इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा सेम डे, सेम सिटी का है तो नेक्स्ट डे क्लियर हो जाएगा, और सिटी नेक्स्ट सिटी का है या नेक्स्ट स्टेट का है तो फिर ये नंबर ऑफ डेज क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब मुझे पता नहीं है ना कि 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा कि 7 दिन में होगा, तो मैं कब तक ट्रैक करता रहूँ कि चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? चेक तो रोज़ जमा हो रहा है, कितने चेकों की इंक्वायरी करूँगा, अकाउंटिंग करूँगा, मैं मेरा काम धंधा करूँगा। तो हमने एक प्रैक्टिस अपना ली कि हमने चेक जमा करा लिया तो हम तो बैलेंस बढ़ा देंगे। अब अगर कोई चेक बाउंस हो भी जाता है, क्लियर नहीं भी होगा, तो वो चेक वापस आ जाएगा, उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी। लेकिन ये रोज़ रोज़ की इंक्वायरी करने का झंझट नहीं रखेंगे अपन। तो अगर चेक बैंक में जमा हो गया तो इसका मतलब बैंक में पैसा आ गया, वापस से आप कैश बुक में एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद ने ही चेक बैंक में जमा नहीं कराया, वो चेक आपके पास रह गया, तो उसको बोलते हैं अपन चेक इन हैंड।
और चेक इन हैंड की एंट्री पास करना दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। पहला पर्सपेक्टिव कि आपको याद रहे कि आपके पास कुछ चेक्स पड़े हैं, आप उसको टाइमली डिपॉजिट करा पाओ। पहला तो ये, नहीं तो कोई मेरे को सैटरडे को चेक देके गया, संडे की छुट्टी आ गई, मंडे को मैं काम में लग गया, चेक डिपॉजिट कराना ही भूल गया, चेक बैंक में ही रह गया, सॉरी पर्स में ही रह गया मेरे, है ना। एक तो ये कि हमारे बुक्स में अगर हम चेक इन हैंड की एंट्री करते हैं तो हमारी बुक्स में चेक इन हैंड का बैलेंस शो करेगा कि इतने के चेक इन हैंड है तुम्हारे पास, डिपॉजिट कराओ भाई। और दूसरा पर्सपेक्टिव, सर ये चेक भी तो क्या है, पैसा। आप किसी को कैश में पेमेंट करते हो, कैश नहीं है, अगला चेक देके गया तो चेक में भी तो पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी तो क्या है, पैसा, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जैसे कैश और बैंक की एंट्री करती है वैसे आपको चेक इन हैंड की भी एंट्री करनी चाहिए सेम बेसिस पे, क्योंकि ये भी क्या है आपके लिए, पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपन चेक इन हैंड सिर्फ किस बेसिस पे या किस सिचुएशन में रिकॉर्ड करते हैं, चेक रिसीव हो और आपने बैंक में जमा ना कराया हो तो। चेक रिसीव्ड हो और आपने बैंक में जमा ना कराया हो, आप ही के हाथ में हो तो चेक इन हैंड डन। चेक इन हैंड भी क्या है आपके लिए, पैसा। ये एग्री करते हो कि नहीं करते हो? 1, 2 और 3 और 4 आप एग्री करते हो कि चेक इन हैंड क्या है, सेम टू सेम पैसा। मैंने प्रथम से चेक लिया और इस प्रथम को दे दिया, नाम नहीं लिखवाया था मैंने कि दूसरों से चेक दे दे भाई अमाउंट और साइन करके, और मैंने वही चेक उसको दे, तेरे खाते में लगा देना, नहीं लगाया तो किसी और को दे देना। सेम किसका काम किया, पैसों का काम किया। और पैसों का रूल क्या है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, यही है रूल। तो चलो पहले जनरल एंट्री सीखते हैं चेक इन हैंड की। चेक इन हैंड की जनरल एंट्री क्या होती है आपकी, मुझे इस प्रथम ने चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा नहीं कराया, मेरे हाथ में रह गया, अभी तो मेरे पास चेक आया ना, क्या है ये मेरे लिए, पैसा। आया तो डेबिट, एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रथम अकाउंट डन। फिर मुझे वो चेक देना था किसको, मनन को, तो मैंने चेक किसको दे दिया, मनन को। अब चेक गया मेरे पास, गया तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ एंट्री करूँगा मनन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। राइटिंग मैजिकल है पर समझ में आ रही होगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है ना। अब अगर मैंने चेक मनन को ना देके बैंक में डिपॉजिट कराया होता तो जनरल एंट्री क्या होती, सर पैसा कहाँ आ गया, बैंक में। आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। ये भी समझ में आ रहा है। बट अब अपन कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन अब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे तो मत करो सर, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। कैश बुक में पैसा आया, कहाँ पे आया, बैंक में, तो अमाउंट लिखोगे आप बैंक के कॉलम में, और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड, है ना। सिंपल है कि नहीं है। मीन्स जब चेक रिसीव हुआ और आपके हाथ में रह गया तब तो कैश बुक में एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ना कैश आया ना बैंक आया, तब तो वो क्या है, चेक इन हैंड, तो एंट्री पास होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रथम अकाउंट। लेकिन जब ये 2 दिन बाद ये चेक बैंक में जमा होगा तब पैसा आपका आ चुका है बैंक में, तब आप एंट्री करोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट 20,000 बैंक। क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर आया हो तो ही हाँ भरना, क्योंकि अब एक लेवल अप जाएंगे। अपन नहीं आया हो, कोई छोटा सा डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। टीना देखो समझ में आया पक्का? अनीशा आपको समझ में आया? बाकी इंजिला, सालिया, पूनम, कलिंदी, याशिका सबको समझ में आया? प्रथम, मनन, प्रथम, कार्तिक, जसकिरत, चिराग, जल मत जाना, है ना, योगेश, तनिष्क, अयाज, अली हसन, हुसैन, सबको समझ में आया? मेरे को सबके नाम याद है ना? सबको समझ में आ गया क्या? डन, कंफर्म, कंफर्म। मतलब मैं पूछूं तुम जवाब दे सकते हो? हाँ, ये अप्रोच अपन अपनाते ही नहीं है। ये वाली अप्रोच तो बच्चों वाली अप्रोच है जो आप 11th क्लास में सीख के आए हो सीए फाउंडेशन में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये अप्रोच को नहीं अपनाता। क्यों पढ़ाया फिर?
समझाने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए कि पहले हमारे साथ ज़िंदगी में क्या होता था और अब क्या खिलवाड़ होने वाला है। अब वो लोग क्या कहते हैं कि ICI कहता है ना, ये प्रैक्टिस है। अकाउंटिंग करने की क्या है, ये प्रैक्टिस। जैसे मैं एक प्रैक्टिस बताऊँ आपको, फिर ICI की प्रैक्टिस बताऊँगा। हम लोगों से भी ये बहुत बार होता था कि चेक इन हैंड की हम एंट्री भी पास करते थे ना, तो एंट्री तो सिस्टम में हो जाती थी, चेक मेरे पास रहते थे और सिस्टम कोई और हैंडल करता है। जैसे अभी वर्षा मैम, सारी अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में कौन करता है, वर्षा मैम करती है। सारी फीस का कलेक्शन कौन करता है, वर्षा मैम करती है, लेकिन फिर वो हैंड ओवर कर देती है शब्बीर सर को। तो होता क्या था, एट द एंड ऑफ द डे चेक हमारे पास होता था और एंट्री सिस्टम में होती थी। तेल लेने गई एंट्री कौन देख रहा है अगले दिन, और चेक जेब में वापस से पड़ा रह जाता था, है ना। और शब्बीर सर जो रोज़ मैच करते हैं वो है कैश का बैलेंस, कि आज किस किस की फीस आई और कैश कितना हो गया, और उतना कैश गिन के देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मतलब चेक इन हैंड रिकॉर्ड करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये चांसेस थे कि चेक अभी भी वॉलेट में पड़ा रह गया है, जमा नहीं हुआ, है ना। या फिर एक और दूसरा रीज़न, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो चेक आते थे ये पोस्ट डेटेड आते थे। जैसे किसी ने कहा कि सर हमारे पास अभी फ़ीस का बंदोबस्त नहीं है, हम 7 डेज़ बाद देंगे। तो व्हाट वी सेड कि आप अभी 7 डेज़ बाद का चेक दे जाओ, ताकि हमारी तो झंझट खत्म हो गई, बार बार फीस रिकॉल करना हमारा काम नहीं। तो चेक देके मुझे को पोस्ट डेटेड अगले 7 दिन बाद। अब चेक है हाथ में, याद भी है, पर जमा करा सकते हैं क्या, नहीं, वो तो 7 दिन बाद ही याद रखना पड़ेगा। और अकाउंटिंग में चेक इन हैंड की एंट्री होगी, लेकिन ये कब जमा कराना है इसकी एंट्री होगी क्या, कि 7 दिन बाद का चेक है, 10 दिन बाद का चेक है, कि 15 दिन बाद का चेक है, इसकी एंट्री होगी क्या, नहीं। वहाँ तो सिर्फ चेक इन हैंड दिखेगा, सर इतने हैं, अब ये जमा कब कराने हैं तो आपको ही ध्यान रखना है, फिर प्रॉब्लम। तो हमने एक प्रैक्टिस अपनाई, हमने चेक इन हैंड की बुक ही अलग कर दी। जैसे एक बुक हम बनाते हैं कैश बुक, एक हम चेक इन हैंड की बुक बनाने लग गए, और उसमें हमने कॉलम हमारी सहूलियत के हिसाब से बनाए कि किस डेट पे किस स्टूडेंट का कितने का चेक रिसीव हुआ है और ये हमें कब डिपॉजिट कराना है। ये भी हमने कॉलम डाला कि ये हमने कब डिपॉजिट कराना है, और फिर ये हमने कौन से अकाउंट में डिपॉजिट कराया और किस डेट को एक्चुअली में कराया। हमने हमारी सहूलियत से मल्टीपल कॉलम्स रख दिए भाई, ताकि इंटरनल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हो और कंट्रोल रहे, चीज़ें छूट नहीं जाए। क्योंकि जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं वो चेक भी दे जाते हैं, तो फिर से बहाने बनाएंगे, आपको तो बोला 7 दिन बाद चेक लगाना, आपने तो लगाया ही नहीं, अकाउंट में फिर बैलेंस कम हो गया, अब आप अगले 7 दिन बाद लगाना। ये कौन सी फपून कि 7 दिन बाद, तो मतलब 7 दिन बाद ही 8वां दिन भी हो गया, तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं अब तो अगले 7 दिन बाद। तो फिर ये भैया बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। तो हमने हमारी एक बुक बना दी, डन, ये हमारा कंट्रोल, हम अपनाते, हर कोई थोड़ी अपनाएगा, है ना। इसी तरीके से अब सीखने वाली बात है, कहानी किससे ख़त्म हो गई। अब ICI पता है बहुत सिंपल अप्रोच बनाता है, ये अप्रोच भी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको ICI की अप्रोच सुनने के बाद। ICI कहता है चेक इन हैंड इज इक्वलेंट टू कैश। चेक इन हैंड किसकी तरह है, इक्वलेंट टू कैश। तो अब अगर आपके पास चेक इन हैंड है तो उसको एज अ चेक इन हैंड रिकॉर्ड मत करो, उसको एज अ क्या रिकॉर्ड कर लो, कैश। और फिर जब वो चेक बैंक में जमा हो तो क्या मान लो क्या जमा हो गया, कैश जमा हो गया, तो फिर आप क्या कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री कर लो। आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। मीन्स अभी जब प्रथम मुझे चेक दे रहा था, मैंने जमा नहीं कराया, तो मैं कहाँ जा रहा था, जर्नल एंट्री पास कर रहा था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रथम। और फिर जब 2 दिन बाद वो चेक बैंक में जमा हो रहा था, तब मैं कहाँ आ रहा था, कैश बुक में, टू चेक इन हैंड। अब ICI कहता है मेरे लिए टू चेक इन हैंड करके कोई अकाउंट है ही नहीं, टू चेक इन हैंड नाम से मेरे पास कोई अकाउंट नहीं। मैं क्या करूँगा, ढंग से समझना। ICI मुझसे यूँ कहता है, अभी जब तूने चेक इन हैंड को समझाया बच्चों को, तब तूने एक बात नहीं करी कि कैश इन हैंड किसकी तरह है, पैसों की तरह। तूने कहानी नहीं सुनाई कि प्रथम ने मुझे पैसे दिए, मुझे वही चेक किसको दे दिया मैंने, प्रथम को। तो ये किसकी तरह हुआ, कैश की तरह ही हुआ। प्रथम तुझे कैश की गड्डी दे रहा तो तू गड्डी दे देता,
प्रथम ने तुझे चेक दिया तो तूने क्या दे दिया, चेक दिया। तू खुद ही जता रहा है कि नहीं चेक इन हैंड किसकी तरह है, कैश की तरह, तो मान लेना उसको कैश, क्या प्रॉब्लम, उसको क्या मान ले, कैश मान ले, क्या प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे अपन, अभी प्रथम ने चेक दिया, अगर बैंक में जमा करा दूँ इमीडिएटली, तो प्रथम ने पैसा दिया, कहाँ चला गया, बैंक में, कितने का, 20,000 का, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक में लिखूंगा 20,000 और लिखूंगा टू प्रथम। किसने दिया चेक, प्रथम ने। कहाँ जमा हो गया, डायरेक्टली बैंक में, तो यही एंट्री करूंगा ना, सिंपल। अब नया क्या हुआ, सर डायरेक्टली बैंक में जमा नहीं हुआ, इट विल बी डिपॉजिटेड 2 days लेटर। तो अभी वो चेक आपके हाथ में, चेक इन हैंड इक्वलेंट टू कैश। तो अब ये 20,000 कैश में, बैंक में से निकल के कहाँ जाएगा, कैश में। कि मेरे पास 20,000 किसकी तरह पड़ा है, कैश की तरह। 2 दिन बाद मैंने कैश बैंक में जमा करा दिया, तो ये क्या मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा कहाँ से गया, कैश से, कहाँ आया, बैंक में, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो टू के साथ क्या आया, कैश, तो यहाँ अपन लिखेंगे टू कैश। कहाँ पे, बैंक के कॉलम में। यहाँ कैश है तो यहाँ पे बैंक, बाय बैंक, बैंक है तो कैश के कॉलम, सॉरी बैंक है तो कैश के कॉलम। पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया मैं। क्लियर, समझ में आया। एंट्री नहीं सिखाई, एंट्री तो वही है कि आप क्या मान लो कैश रिसीव हुआ है और उस कैश को आपने जमा कराया। अप्रोच नया सीखा कि हाँ सर चेक इन हैंड की एंट्री ऐसे भी हो सकती है। अब जब ये चेक बैंक में जमा नहीं होगा, ये कॉन्ट्रा वाली एंट्री नहीं होगी, तो कैश के बैलेंस में 20,000 रुपये ज़्यादा आएंगे। अब जब शब्बीर सर कैश गिनेंगे तो क्या कहेंगे, यार ये तो 20,000 रुपये कम है कि नहीं, 20,000 रुपये कम है। तो वर्षा कह रही है, अरे सर वो 20,000 का चेक भी तो है प्रथम का अपने पास, तो मिल गया ना कैश आपका, क्या ठीक है। अब वापस अगले दिन फिर सर कैश गिनेंगे, अभी यार ये तो 20,000 रुपये कम है। फिर वर्षा कहेगी, अरे सर कल भी तो बताया था प्रथम का चेक पड़ा है ना अपने पास 20,000 रुपये। फिर तीसरे दिन, अरे यार ये तो 20,000 रुपये कम है। अरे सर 2 दिन से बता रही हूँ अपने पास तो 20,000 रुपये क्या पड़ा है, चेक। फिर चौथे दिन, अरे यार ये तो 20,000 रुपये कम है। अरे सर पागल हो गए हो क्या, 20,000 का क्या है अपने पास, चेक। इट मीन्स अब जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं हो जाता तब तक वो मेरे कैश में बोलता रहेगा, है कि नहीं। मोस्ट मतलब यूँ कहूँ बेस्ट अप्रोच। ICI कोई अप्रोच बताए तो ऐसे ही थोड़ी बताएगी भाई, ICI है बेस्ट अप्रोच लगी मेरे को तो इसके हिसाब से कि तुम कितनी भी डायरिया बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक तुम्हारा कैश में ही डिफरेंस आता रहेगा तब तक तो घंटी बजती रहेगी, यार तो चेक है, ये तो चेक है, ये तो चेक है, कब का चेक है, जमा कराओ ना, ख़त्म करो ना इसको, कब तक डिफरेंस लाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। डन। चेक इन हैंड का कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, चेक इन हैंड इज इक्वल टू कैश। आया तो कैश में रिसीव करो, जब जमा हो जाए तो कॉन्ट्रा एंट्री। और अगर बैंक में जमा नहीं कराओ, आप तो किसको दे दो, मनन को दे दो, तो फिर तो कॉन्ट्रा एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। चेक में ही, कैश में ही था और कैश में से ही किसको चला जाएगा, मनन को। यहाँ लिख दोगे बाय मनन और कैश के कॉलम में लिख दोगे 20,000 रुपये, ख़त्म बात है कि नहीं, बस ख़त्म। कैश बुक ही ख़त्म मेरे लिए। तो कोई सी भी चीज़ हो तुम आराम से कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ के ही तुम आराम से कर लोगे, और कुछ समझाना ही नहीं है। कैश बुक में डबल सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो कि ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम का एक ट्रांजैक्शन दे देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि आपको आता है। ट्रांजैक्शन सुनना और कोई रजिस्टर वगैरह पेन वगैरह निकाल लो ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। पढ़ लिया, ओके। पूरा ट्रांजैक्शन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, पूरा ट्रांजैक्शन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें जो डेटा है वो आपको लिखना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। सॉल्व करो प्लीज।
ओके, लिस्ट प्राइस कितनी 1 लाख, पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, 20,000 बचा कितना 80,000, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती, एंट्री पास होना चालू होगी कितने से 80 से। अब इसमें क्या देना है आपको कैश डिस्काउंट कितना परसेंट 10%, 80 का 10% 8,000 माइनस के कितना बचा 72,000। ओके बोला यार एंट्री क्या होगी, हाँ जर्नल नहीं चाहिए, कैश बुक में क्या होगी, वेरी गुड, 2 सेल्स, अमाउंट आएगा कैश में 72, वेरी गुड, 8,000 आएगा डिस्काउंट, डन, सिंपल। और ये सेल ना होता परचेज हो तो सेम टू सेम वहाँ आ जाता, बाय परचेजेस 8,000 और 72,000। अच्छा अब इसी ट्रांजेक्शन में थोड़ा मॉडिफाई करें अपन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव थ्रू चेक, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव थ्रू चेक। अब बता प्रथम क्या एंट्री होगी, एंट्री तो सेम रहेगी, 2 सेल्स, 72 का हाफ मतलब डिस्काउंट में 8,000 ही रहेगा, सब एग्री करते हो, डिस्काउंट में तो 8 ही रहेगा है ना, पर जो 70 है वो पूरा कैश में नहीं आया, आधा चेक आधा बैंक आया, तो यहाँ पे होगा 36,000, 36,000, डन, क्लियर, सिंपल है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ आती रहेगी, हम करते रहेंगे। अब एक छोटी मोटी बात, एक चीज़ जो मेरे को लगता है मैंने मिस करी है, लेकिन आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती होगी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि कैश और बैंक दोनों मेरे लिए क्या है, असेट, और असेट का नेचर क्या है, डेबिट। जब भी एसेट रहेगा उसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा, क्यों, असेट का बैलेंस डेबिट ही क्यों, असेट नेगेटिव में नहीं हो सकती, कुछ तो बड़ा ही होगा, करेक्ट बोल रहे हो आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप, बिल्कुल पिन पॉइंट तूने निशाना लगाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, मुझे समझ में आ गया, इनको समझ में आ जाए बस। हाँ हाँ, या कुछ तो होगी, तो कुछ तो होगी, तो वो डेबिट ही क्यों होगी, सही बोल रहा है तू, बिल्कुल सही बोल रहा है, बस मैं जो सुनना चाहता हूँ वो निकलवाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फर्नीचर मेरे पास है, या तो जीरो होगा या कुछ तो होगा, अब जो होगा वो डेबिट ही क्यों होगा, हाँ क्योंकि इंक्रीज होने पे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो जब जब मैं खरीद के लाया तब तब मैंने उसको क्या किया होगा, डेबिट, तो 1 लाख से डेबिट कर दिया होगा, और जब जब मैंने बेचा उसको क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। तो मान लो या तो पूरा ही बेच दिया तो पूरा 1 लाख क्रेडिट कर दिया, बराबर हो गया 0। लेकिन अगर 80,000 बेचा तो क्रेडिट 80,000 हो गया, अभी 20,000 बचा है, तो कौन सा वाला बचा होगा, डेबिट वाला ही तो बचा होगा, क्योंकि उसको इंक्रीज करने पे अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए अगर असेट का बैलेंस है तो वो क्या होगा, डेबिट। और अगर यही चीज़ अपन बैंक के साथ कर लें, सर हमने तो ज़्यादा विड्रॉ कर लिया क्योंकि हम कर सकते हैं, तो फिर वो बैलेंस क्या हो गया, अब क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया तो फिर वो असेट ही नहीं बचा, वो क्या हो गया हमारे लिए, लाइबिलिटी। इसलिए लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, सेम लॉजिक पे। इनका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट, डन। तो अगर आपको बैलेंस के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इतना इतना, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस, कैश का कैश में, बैंक का बैंक। डिस्काउंट का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, गारंटीड। बताओ क्यों, डिस्काउंट का जब क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं निकालते तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लाओगे, है ना। ओके, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होगा कैश और बैंक। बस बैंक में कभी कभी क्या बोल देते हैं वो, ओवरड्राफ्ट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, है ना, या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो फिर वो बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, डन, क्लियर। कैश बुक कंप्लीट, कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कंप्लीट। लास्ट आपकी पेटी कैश बुक। आज पढ़ना चाहोगे, कल पढ़ना चाहोगे, टाइम हो गया क्या, हो गया, बाय, टाटा, सी यू।